So hey students, welcome in Bodhisattva Learning. So today we are going to read chapter number 2 of class 7th, that is New Kings and Kingdoms. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था हिस्ट्री का. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए. और यहाँ पे ज्योग्राफी की भी सीरीज़ है, ऑन है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए और देख लीजिए. तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. नए किंग्स आए, न्यू किंगडम्स आई, न्यू डायनेस्टीज़ आए. इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंपल मैप. ये चैप्टर एक मैप से शुरू होता है जहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ को लोकेट किया गया है. इस मैप में सबसे पहले यहाँ पे डिनोट करता है राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट में चहमनास के बारे में, जिसको आज की डेट में चौहान्स कहा जाता है. और यहाँ पे चंडेलास जो कि सम पार्ट ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश को कवर कर रहा है. यहाँ पे पालास, ओके, यहाँ पे पालास डिनोट करता है कहाँ पे, ये कोलकाता और बंगाल के साइड में. और यहाँ पे राष्ट्रकूटास डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में है, महाराष्ट्र एरिया कवर कर रहा है. दिस इज़ अनारता, ओके, एंड दिस इज़ कलिंगा, ये उड़ीसा के पार्ट में है. दिस इज़ उत्कल, गंगा. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी एरियाज़ दी गई हैं उस एरियाज़ में इन सब मेजर डायनेस्टीज़ ने रूल किया. इस चैप्टर में मेनली हम चोलाज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इन लोगों ने कैसे रूल किया. ओके, दिस इज़ इन द साउथ, चोलाज ने साउथ में रूल किया. ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़. नई डायनेस्टीज़ का कैसे आगमन हुआ. ओके, इमर्जेंस का मतलब होता है आगमन, उनका शुरुआत कैसे हुआ, कैसे आई. तो जब 17th सेंचुरी शुरू हो गई थी तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर चीफ्स थे, मतलब कोई आर्मी का हेड, ओके, ऊपर से लैंडलॉर्ड्स, जानते हो आप, ज़मींदार कहते हैं. ठीक है, तो जो ज़मींदार था उनकी मतलब कि नंबरिंग बढ़ने लगी, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदार आने लगे इंडिया में. बहुत सारे वॉरियर्स आए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारी स्टेट्स और कुछ कंट्री जैसे बांग्लादेश वगैरह पहले इंडिया के पार्ट में था, तो ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड था. तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सारी चीज़ें हुई, दैट इज़ लैंडलॉर्ड्स का इरप्शन हुआ, वॉरियर्स आए. ओके, एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स. और कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे थोड़े से, जो मतलब डोमिनेट नहीं कह सकते हैं, जो थोड़े से मजबूत थे, थोड़े समझदार थे, तो उनको समानतास कहते थे. तो किंग थोड़ा उनसे ज़्यादा अटैच थे, उनसे एडवाइस लेते थे. ठीक है, और किंग क्या एक्सपेक्ट करते थे कि जो समानताज होंगे किंग को गिफ्ट देंगे, उनको सर्व करेंगे. ठीक है, बी प्रेजेंट एट द कोर्ट्स, प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट. ठीक है, तो जो समानताज थे उनसे किंग क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो लोग मुझे गिफ्ट लेके देंगे, ओके, मिलिट्री में सपोर्ट करेंगे और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, अब जैसा कि आपको पता चल गया कि समांतास किंग के बहुत क्लोज थे, मतलब एडवाइस देते थे, मिलिट्री में सपोर्ट करते थे, तो जिसकी वजह से किंग खुश होकर उनको थोड़ी वेल्थ दे देता था. ठीक है, वेल्थ, थोड़ा सा धन दे देता था, जिसकी वजह से वो खुद को धीरे 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 इस्टेब्लिश करते गए और तो और एक डोमिनेंट स्पीशी के रूप में उभर के आए और ख़ुद को उन्होंने महासमानता कह दिया. क्या कह दिया? महासमानता. ठीक है, महासमानता. और एक और नेम कह सकते हैं महामंडलेश्वरा. ठीक है, जिसका मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ए रीजन. किसी पर्टिकुलर रीजन का मतलब कि कहते हैं ना डोमिनेंट स्पीशी, मतलब ग्रेट, खुद को मतलब वेल्थ भी ज़्यादा थी, ऊपर से एडवाइस भी देते थे. तो एक तरीके से ये लोग वेल्थी सेक्शन के रूप में इमर्ज हुए. और जब जो समानता थोड़े से और स्टैब्लिश्ड हो जाते थे, जो थोड़े खुद को और उभार लेते थे, तो वो लोग क्या करते थे, कभी कभी जो किंग था उनके ऊपर, किंग से भी अलग हो जाते थे. जैसे इनके ऊपर जो किंग है, ओके, तो किंग से भी वो लोग खुद को डिटैच कर लेते थे, मतलब खुद को अपना अलग कर लेते थे, क्योंकि वो लोग वेल्दी हो जाते थे तो उनको ज़रूरत नहीं फील होती थी, दैट्स वाई. ठीक है, तो समानता ये करते थे. और इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे राष्ट्रकूटास के बारे में. राष्ट्रकूटास को हमने अभी मैप में देखा, वो डेक्कन एरिया में रूल करते हैं, हमने देखा भी तब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसको ज़रूर से ध्यान दे लो, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए मैप को फिल करने वाला, तो पूछा जा सकता है कि डेक्कन में कौन से डायनेस्टी ने रूल किया था. तो समानतास में ही एक एग्जांपल है राष्ट्रकूटास का. वो भी इनिशियली चालुक्यास के सबॉर्डिनेट्स थे. ओके, चालुक्यास के सबॉर्डिनेट्स थे उनके किंगडम में, मतलब इनका भी कंट्रीब्यूशन था. तो मिड 18th सेंचुरी में जो दंती दुर्गा थे और राष्ट्रकूटा के जो चीफ थे, राष्ट्रकूटा के चीफ कौन थे? दंती दुर्गा. उन्होंने चालुक्य के किंगडम को छोड़ दिया, अपना एक अलग इन्होंने डायनेस्टी, मतलब एक अलग अपने आप को इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया और एक रिचुअल परफॉर्म करके. ये भले किसी और चीज़ से बिलोंग करते थे, बट एक हिरयाना गर्भा नाम का एक रिचुअल होता था जिसको ये फॉलो करके खुद को क्षत्रिय बनाना चाहते थे. आप जानते हो उस ज़माने में ब्राह्मण्स कितने, उस ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी ब्राह्मण्स वर वेरी शार्प. तो वो लोग जो भी ये सब मेन कंपोनेंट वाले वर्क थे, जैसे कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, खुद को किसी में कन्वर्जन करना है, तो ये लोग ये काम कराते थे उन लोगों से मिलके. तो उस काम को, जो रिचुअल था, जो दंत दुर्गा ने कराया अपने आप में रिचुअल, उसको कहते हैं गोल्डन वॉम्ब.
क्या कहते हैं, गोल्डन वॉर्म, मतलब सोने की कोख से जन्म लेना, तो ये गोल्डन वॉर्म कहलाता था। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ये रिचुअल कौन परफॉर्म करवाते थे, ब्राह्मण्स परफॉर्म करवाते थे। इट वॉज टॉट टू लीड द rebirth. It was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. ये कहा जाता था कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वो क्षत्रिय बन सकता है, भले वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। ओके, तो ये सिखाया जाता था इस रिचुअल के बारे में, गोल्डन वॉर्म। ओके, रिचुअल का नाम था गोल्डन वॉर्म। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। और दूसरे केसेस में देखा जाए तो जो आदमी थे, जो मेंस थे, मतलब वीक नहीं, वेल्दी सेक्शन से, ठीक है, इंटरप्राइजिंग फैमिलीज़ मतलब जिनके पास धन दौलत हो, वहाँ जो जिनके पास धन दौलत वाली जो फैमिलीज़ थी, उनके जो लोग थे, वो लोग खुद को किंगडम से कार्व आउट कर लेते थे और एक अपनी अलग किंगडम बना लेते थे आर्म्स को उठा के। तो जिसमें एक एग्जाम्पल दिया है कदम्बा मयूर शर्मन, कदम्बा मयूर शर्मन का एग्जाम्पल दिया है, जिन्होंने अपनी किंगडम कहाँ बनाई, कर्नाटका में बनाई। ठीक है, कदम्बा मयूर शर्मन भी ऐसे ही इंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, जो अपनी किंगडम जाके हमारे इंडिया के कर्नाटक में बना लिए। ओके, कर्नाटक मतलब साउथ एरिया में बना लिए इन्होंने। और एक और थे जिनका नाम था गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र, गुर्जार प्रतिहार हरिश्चंद्र था। उन्होंने अपनी किंगडम कहाँ बना ली, राजस्थान में बना ली, मतलब वेस्ट में बना ली, हमारे इंडिया के वेस्ट में बना ली। ठीक है, तो ये दोनों ब्राह्मण्स थे, ये दोनों जनरली क्या थे, ब्राह्मण थे, कदम्बा मयूर शर्मन एंड गुर्जारा प्रतिहार हरिश्चंद्र। इनका कहाँ किंगडम बन गया, इन्होंने कहाँ बना लिया अपना, कर्नाटक में बना लिया। ठीक है, ओके, दिस इज़ कर्नाटका, कंप्लीट कर लेना आप। और प्रतिहारा हरिश्चंद्र इन्होंने कहाँ बना लिया, राजस्थान में बना लिया। ठीक, तो इन दोनों ने अपनी दो जगह किंगडम बना ली। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये दोनों कौन थे, ये लोग ब्राह्मण्स थे जो कि इंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मैनी ऑफ दीज किंगडम्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। बहुत सारी जितनी भी डायनेस्टीज़ थी और भी बहुत सारे जो मेजर किंग्स थे, उन लोगों ने अपने नाम को थोड़ा कहते हैं ना एकदम कुछ ज़्यादा ग्रेट करके लिखा, कहते हैं ना हवा हवाई में नाम दे देना। जैसे महाराजा धीराजा, किंग ऑफ किंग्स इसका मतलब होता है। त्रिभुवना चक्रवर्तिन, इसका क्या मतलब होता है, तीनों लोगों के जो हेड हैं। ठीक है, चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। तो थ्री वर्ल्ड्स में आपने हिंदी मूवीज़ में या फिर कहीं सुना होगा, देवलोक होता है, पाताल लोक होता है, और भी एक लोक होता है। तो तीनों जो वर्ल्ड्स हैं उनके जो हेड हैं उसको त्रिभुवन चक्रवर्ती कहते हैं। तो राजाओं ने अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स वाले नेम लिखे। ठीक है, भले वो रियलिटी में ना हो, कुछ क्लेम्स भी हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इतने बड़े बड़े टाइटल्स लिख लिए। नाउ दे ऑफन शेयर्ड पावर विद their समानताज एज वेल एज द एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। तो जो किंग्स थे बहुत हाई फाई टाइटल्स वाले, उन लोगों ने अपनी पावर समानताज से तो शेयर करते थे। आपको पता है समानताज कौन है, जो उनको एडवाइस देते थे, उनके लिए गिफ्ट लेके जाते थे और उनको मिलिट्री में सर्व करते थे। तो वैसे ही उन लोगों ने अपनी पावर्स पीजेंट्स को दी, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स को मतलब पावर शेयर की, मतलब कुछ ना कुछ हक और अधिकार दे दिया करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और इस स्टेट में क्या होता था ना, एक सिस्टम था कि अब भाई राजा को अपनी किंगडम चलानी है, तो वो लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करेगा। तो लाइक पीजेंट्स है, तो पीजेंट से कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, कैटल कीपर से कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, आर्टिशियन से कैसे करेगा। तो ये क्या करता था, जो किंग था उन्होंने एक पॉलिसी ला दी थी कि जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से ही कुछ पार्ट वो किंग को दे दें, तो ये टैक्स की तरफ भी वर्क कर देगा और तो और किंग को वो हेल्प भी कर देगा उसकी किंगडम को चलाने में। हाँ, समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ओन्ड द लैंड। रिवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। तो ये सब तरीके थे जिसकी वजह से किंग अपनी किंगडम को भी चलाता था और रिवेन्यू कलेक्ट करता था। और कभी कभी अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए वो लोग आक्रमण करते थे, इन्वेडिंग करते थे दूसरे किंगडम्स पे कि हमारी जगह बड़ी हो जाए, हमारे डायनेस्टी के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग सुखी हो जाएं, वेल्दी हो जाएं। तो ये सब काम किंग करते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, 400 टैक्सेस। ये 400 टैक्सेस क्या है, दिस इज़ द 400 टैक्सेस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल इन द तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। जो चोलास थे, जो तमिलनाडु एरिया में इन लोगों ने रूल किया, इनके जो टैक्सेस थे 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। बहुत सारे काइंड के टैक्सेस थे, मतलब अलग अलग लोगों
पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस ये लोग इम्पोज कर देते थे। तो वही चोलास कहाँ के रूलर्स थे, तमिलनाडु के थे। तो वहाँ पे 400 टैक्सेस का सिस्टम चलता था। तो उसमें एक जो बहुत फेमस था वो एक वेत्ती टैक्स था। क्या था? वेत्ती टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेत्ती टैक्स। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब होता है ना कि टैक्स हम कैश वगैरह से नहीं लेंगे, ना आप कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, ना हमें कैश भी नहीं चाहिए, ना प्रोडक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए? फोर्स लेबर, मतलब उनसे काम करा लेते थे टैक्स के रूप में, उसे वेत्ती कहते हैं। ठीक, तो ये चोलास के किंगडम में होता था। फिर एक और टैक्स का फॉर्म है कदमाई। कदमाई क्या है? एक लैंड रिवेन्यू है, मतलब जिसने किसी लैंड पे घर वगैरह बना रखा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लैंड पे, तो उसको भी क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। तो ये हो गया कदमाई। ओके, और लैंड रेवेन्यू। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेज, द यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज। और भी पता है वहाँ पे, मतलब ये पुराने ज़माने में हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे राजाओं ने टैक्स लगा दिए थे। जैसे कि पेड़ पे चढ़ना लैडर से, उस पर भी टैक्स है। ठीक है, थैचिंग हाउसेज मतलब घर बनाना, ठीक है, घास फूस से भी अगर कोई घर बना के रखता है उसको भी टैक्स क्या करना होता था? देना ही पड़ता था। तो क्या आपको बता सकते हो आज के ज़माने में ऐसे कोई टैक्स कलेक्ट होते हैं कि नहीं? Okay, now next is these resources were used to finance the king's establishment। ये resources, ये taxes क्यों लिए जाते थे? ताकि जो king establishment है उसको financial support मिल सके और financial help मिल सके। Okay, as well as for the construction of temples and forts। अब king इन taxes को लेगा तो बस खाने पे थोड़ी यूज़ करेगा, वो अपने kingdom को और बड़ा बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है forts हेयर। ओके, फोर्ट्स मतलब अपने किले को बड़ा बनाएगा, टेम्पल्स बनवाएगा, ठीक है, जिस वो रिलीजन का है। ठीक है, दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स। अब उन टैक्सेस का हेल्प तो वो लोग वॉर में भी कर सकते हैं, मिलिट्री को भी सप्लाई करने के लिए वीपन्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो लोग इन्हीं सब टैक्सेस को कलेक्ट करके करेंगे। तो अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि वो लोग टैक्सेस के साथ साथ लड़ाइयाँ और एक्विजिशन, मतलब किसी चीज़ को कवर करना, कब्जा करना, ये काम भी उनका चलता रहता था। देखिए कैसे होता था, लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। तो ये सारी जितने भी ट्रेड रूट्स थी, लैंड को थे, कैसे कब्जा करना है, कैसे किसी किंगडम को डिस्ट्रॉय करना है, ये चलती रहती थी।